देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में हम क्या देख रहे थे? आदिकाल। इस क्या देख रहे हैं? आदिकाल। तो आदिकाल में आज हम किस कवि को देख रहे हैं? पुष्पदंत को देख रहे हैं। किसको? पुष्पदंत। पुष्पदंत। आज हम आदिकाल में पुष्पदंत को देख रहे हैं। पुष्पदंत का समय क्या है? सबसे बड़ी चीज तो यही है कि भाई पुष्पदंत का समय क्या है। तो पुष्पदंत का समय है 10वीं शताब्दी है। क्या है? 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत का समय क्या है? 10वीं शताब्दी है। पुष्पदंत के क्या उपनाम हैं? बिल्कुल हैं। तो पुष्पदंत के उपनाम भी प्राप्त होते हैं। पुष्पदंत के उपनाम कौन कौन से हैं? पहला उपनाम है अभिमान मेरु। पहला उपनाम क्या है? अभिमान मेरु। तो अभिमान मेरु नाम पुष्पदंत खुद ही देते हैं कि मेरा क्या नाम है? अभिमान मेरु है। दूसरा इनका उपनाम मिलता है भाखा की जड़। भाखा की जड़। तीसरा उपनाम है अपभ्रंश का भवभूति। तीसरा मिलता है अपभ्रंश का भवभूति। चौथा नाम मिलता है अपभ्रंश का वेदव्यास। अपभ्रंश का वेदव्यास। तो भाखा की जड़, अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का वेदव्यास, ये तीनों नाम कौन देते हैं? शिव सिंह सेंगर देते हैं। कौन? शिव सिंह सेंगर ने दिया। तो ये नाम शिव सिंह सेंगर देते हैं कि यह भाखा की जड़, अपभ्रंश का वेदव्यास, अपभ्रंश के वेदव्यास हैं। तो पुष्पदंत का समय क्या है? 10वीं शताब्दी है। ये खुद अभिमान मेरु कहते हैं। भाखा की जड़, अपभ्रंश का वेदव्यास और अपभ्रंश का भवभूति किसने नाम दिया? शिव सिंह सेंगर ने दिया। इसके बाद हम पुष्पदंत की रचना के बारे में बात कर लेते हैं कि पुष्पदंत की कौन कौन सी रचनाएं हैं। पुष्पदंत की कौन कौन सी रचनाएं मिलती हैं? एक रचना है 63 महापुरुष गुणालंकारो। 63 महापुरुष। 63 महापुरुष गुणालंकारो। गुणालंकारो। 63 महापुरुष गुणालंकारो। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? महापुराण। नहीं भाई, ये शायद संस्कृत में होगा, जो भी हो। दूसरा नाम है जसहर चर्यु। दूसरा क्या नाम है? जसहर चर्यु, जिसे यशोधर चरित के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यशोधर चरित के नाम से जाना जाता है। पहली रचना है 63 महापुरुष गुणालंकारो। दूसरी रचना है जसहर चर्यु। और तीसरी इनकी रचना कौन सी है? ड़य कुमार चरित। ड़य कुमार। तीसरी रचना है
ऋण कुमार चर्यू, ऋण कुमार चर्यू, जिसे नाम नाग कुमार चैत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? नाग कुमार चरित के नाम से जाना जाता है। किसको? ऋण कुमार चर्यू को। अगली जो रचना है वो है कोश ग्रंथ। अगली रचना कौन सी है? कोश ग्रंथ। कोश ग्रंथ में क्या है? प्राकृतिक संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश का नियम है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि शब्दकोश है। तो इस कोश ग्रंथ में संस्कृत प्राकृतिक और अपभ्रंश का शब्दकोश है। किसमें? कोश ग्रंथ में। तो पुष्पदंत का समय क्या है? पुष्पदंत का समय काल है 10वीं शताब्दी। इनके उपनाम है अभिमान मेरु, पुष्पदंत खुद ही नाम देते हैं, भाखा की जड़, अपभ्रंश का वेदव्यास, अपभ्रंश का भवभूति। ये नाम कौन देता है? ये शिव सिंह सेंगर देते हैं। ये नाम कौन, किनके द्वारा दिया गया है? शिव सिंह सेंगर के द्वारा दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि पुष्पदंत की रचनाएं कौन सी हैं। तो पुष्पदंत की रचना है 63 महापुरुष गुणालंकारो, जिसे महापुराण के नाम से जाना जाता है। दूसरा है जसहर चर्यू, जिसे यशोधर के नाम से जाना जाता है। तीसरा है ऋण कुमार चर्यू, नाग कुमार के नाम से जाना जाता है। अगला है कोश ग्रंथ। यह संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश का शब्दकोश ग्रंथ है। इसके बाद हमारे अगले कवि कौन हैं? वो है धनपाल। कौन से कवि हैं? धनपाल। अब हम धनपाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? धनपाल की बात करेंगे कि भाई धनपाल का समय क्या है। धनपाल का समय, तो धनपाल का भी समय मिलता है 10वीं शताब्दी। धनपाल का समय क्या है? 10वीं शताब्दी है। धनपाल का समय 10वीं शताब्दी है। इनकी रचना कौन सी है? धनपाल की रचना, तो इनकी रचना है भविष्यत। इनकी रचना कौन सी है? भविष्यत। कहा, भविष्यत कहा, जिसे भविष्यदत्त कथा भी कहा जाता है। तो धनपाल का समय 10वीं शताब्दी, रचना कौन सी है? भविष्यत कहा, जिसे भविष्यदत्त कथा के नाम से भी जाना जाता है। इस रचना में क्या है? इस रचना में एक वणिक पुत्र और भविष्यत की प्रेम कथा का वर्णन है। क्या है? वणिक पुत्र और भविष्यत कथा, भविष्यत और वणिक पुत्री की कथा का वर्णन है। डॉक्टर विंटर नितिजन ने, कौन से? डॉक्टर विंटर, डॉक्टर विंटर नितिज ने इसे क्या कहा है? रोमांटिक महाकाव्य कहा है। क्या कहा है? रोमांटिक महाकाव्य कहा है। तो भविष्यत कहा को
किसने रोमांटिक महाकाव्य कहा है? भविष्यत कहा को डॉक्टर विंटर नित्य ने रोमांटिक महाकाव्य कहा है। क्या कहा है? रोमांटिक महाकाव्य कहा है। इसके बाद हमारे जो अगले कवि हैं वो हैं मुनिराम सिंह। कौन है? मुनिराम सिंह। मुनि राम सिंह। अब हम बात करेंगे मुनिराम सिंह का समय क्या है, ये किस समय में आते हैं। मुनिराम सिंह 11वीं शताब्दी में आते हैं। कब आते हैं? 11वीं शताब्दी में आते हैं। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। इनकी रचना कौन सी है? पाहुड़ दोहा। अगर हम दोहा पाहुड़ की बात करें, वो किसकी रचना है? यहीं पर हम लिख लेते हैं एक टिप्पणी लिख लेते हैं, और टिप्पणी में क्या लिखेंगे? दोहा पाहुड़। दोहा पाहुड़। दोहा पाहुड़ किसकी रचना है? वह महचंद मुनि की रचना है। दोहा पाहुड़ महचंद मुनि की रचना है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? मुनिराम सिंह की रचना है। दोहा पाहुड़ किसकी रचना है? महचंद मुनि की रचना है। इसमें दोहा पाहुड़ दोहा में क्या चित्रण है? तो जैन धर्म के बारे में बताया गया है। जैन धर्म के बारे में बताया गया है कि गृहस्थी में रहते हुए कैसे धर्म का पालन किया जाता है, यह किसमें बताया गया है? पाहुड़ दोहा में बताया गया है। आज के अगले कवि कौन है? मेरुतुंग हैं। कौन है? मेरुतुंग कवि है। तो मेरुतुंग की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि है। मेरुतुंग की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। इनका समय क्या है? तो इनका समय है विक्रमी शताब्दी। इनका समय है विक्रमी संवत 1931 ईस्वी। मेरुतुंग का समय क्या है? विक्रमी संवत 1931 है। मेरुतुंग की भाषा की बात कर लेते हैं, तो इनकी भाषा कैसी थी? मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि को किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हैं। इसमें क्या मिलता है? इसमें अपभ्रंश शब्द मिलते हैं। प्रबंध चिंतामणि संस्कृत भाषा में है, उसके साथ साथ इसमें अपभ्रंश के भी शब्द मिलते हैं। इसमें जो कथा वर्णित है वह है सिद्धराज जयसिंह। कौन से हैं? सिद्धराज जयसिंह एवं हेमचंद्र के चरित्र का वर्णन है। तो किसके किसके चरित्र का वर्णन है? सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह प्लस हेमचंद्र की
ये चरित्र का वर्णन है। किसमें? प्रबंध चिंतामणि में है। इसमें प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दोहे मिलते हैं। किसमें? प्रबंध चिंतामणि में। और ये दोहे किसके हैं? राजा भोज के चाचा मुंज के मिलते हैं। राजा भोज के चाचा मुंज के मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? मेरुतुंग है। मेरुतुंग कब लिखे थे? इनका समय क्या है? तो विक्रमी संवत 1931 में। रचना काल का समय क्या है? विक्रमी संवत 1931 में। प्रबंध चिंतामणि की भाषा क्या है? संस्कृत है। इसमें अपभ्रंश के भी वर्णन मिलते हैं। इसमें जो चरित्र का वर्णन किया गया है वो है सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्र के बारे में। प्रबंध चिंतामणि में दोहे भी मिलते हैं। वो दोहे किसके हैं? राजा भोज के चाचा मुंज के हैं। इसके बाद है अगले कवि हैं जो इंदु। जो इंदु का समय क्या है? जो इंदु का समय है 6वीं शताब्दी। जो इंदु का समय क्या है? 6वीं शताब्दी है। जो इंदु अगले कवि हैं जो इंदु। इनका समय है 6वीं शताब्दी। इनका समय क्या है? 6वीं शताब्दी है। रचना कौन सी है? तो रचना है एक परमात्म प्रकाश। एक रचना है परमात्म प्रकाश है। पहली रचना ये है परमात्म प्रकाश है। दूसरी रचना कौन सी है? योग सार। दो ही रचना मिलती है, एक परमात्म प्रकाश और दूसरा योग सार। यहां से हो गया आदिकाल समाप्त। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार। अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार। उनके रचनाकार तो पहला आएगा प्राकृत प्रकाश। पहली रचना कौन सी है? प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश को किसने लिखा? वररुच ने लिखा। प्राकृत प्रकाश के रचनाकार वररुच हैं। दूसरा है पृथ्वीराज विजय। दूसरी कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक कवि। जयानक कवि। तीसरा कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा किसकी रचना है? उदोतन सूरी की रचना है। उदोतन सूरी की रचना है। अगली रचना कौन सी है? भावना संधि प्रकरण। भावना संधि प्रकरण। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की रचना है। जयदेव मुनि की रचना है। पांचवी रचना कौन सी है? संयम मंजरी
पांचवी रचना है संयम मंजरी। संयम मंजरी किसकी है? वो है महेश्वर सूरी की रचना है। महेश्वर सूरी की रचना है। छठवीं रचना कौन सी है? संत कुमार चरियू। छठवीं रचना है संत कुमार चरियू। संत कुमार चरियू किसकी है? वो है हरिभद्र सूरी की है। किसकी है? हरिभद्र सूरी की रचना है। इसके बाद धम्म परीक्षा, सातवीं है धम्म परीक्षा। धम्म परीक्षा किसकी है? हरिशेण सूरी की रचना है। धम्म परीक्षा जो है हरिशेण सूरी की रचना है। आठवीं रचना कौन सी है? वैराग्य सार है। वैराग्य सार। ये वैराग्य सार किसकी है? वैराग्य सार है सुप्रभाचार्य। 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 अभी तक हमने 8 रचना देखी। तो आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार प्राकृत प्रकाश वररुचि, पृथ्वीराज विजय, जयानक कवि, कुवलय माला कथा, उदोतन सूरी, भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि, संयम मंजरी महेश्वर सूरी, संत कुमार चरियू हरिभद्र सूरी, धम्म परीक्षा हरिशेण सूरी, वैराग्य सार सुप्रभाचार्य लिखते हैं। इसके बाद 9वें नंबर पे देखते हैं वो कौन सा आ जाएगा। तो 9वें नंबर पे है प्राकृत 9वें नंबर पे है हरिवंश पुराण। 9वें नंबर पे क्या है? हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण किसकी है? यश कीर्ति की रचना है। इसमें 3 लेखक हैं, यश कीर्ति हैं, पदम कीर्ति हैं, श्रुति कीर्ति हैं। 10वीं रचना कौन सी है? वो है चंद्र प्रभह चरित्र। चंद्र प्रभह चरित्र। ये भी किसकी है? यश कीर्ति की है। ये भी जो है यश कीर्ति की है। 11वीं रचना कौन सी है? पांडव पुराण। पांडव पुराण ये भी किसकी रचना है? यश कीर्तिय की है। तो ये भी यश कीर्ति की है। और पांडव पुराण भी यश कीर्ति की है। जिनदत्त चरित्र, अगली रचना कौन सी है? जिनदत्त चरित्र। जिनदत्त चरित्र जो है वो लखन मुनि की रचना है। लखन मुनि की रचना है। तो हमने आज देखा कि आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार ये 12 देख लिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहली रचना है प्राकृत प्रकाश, जिसे वररुच ने लिखा। दूसरा है पृथ्वीराज विजय, जिसे जयानक ने लिखा। तीसरा है कुवलय माला कथा, उदोतन सूरी ने लिखा है। चौथा है भावना संधि प्रकरण, जिसे जयदेव मुनि ने लिखा है। 5वां है संयम मंजरी, महेश्वर सूरी ने लिखा है। 6वां है संत कुमार चरियू, हरिभद्र सूरी ने लिखा है। 7वां है धम्म परीक्षा, जिसे किसने लिखा है? हरिशेण सूरी ने लिखा है। 8वां है वैराग्य सार, सुप्रभाचार्य ने लिखा है। 9वां हरिवंश पुराण,
यश कीर्ति, श्रुति कीर्ति, पदम कीर्ति, 3 लेखक मिलते हैं। 10वां है चंद्रप्रभा चरित्र, यश कीर्ति लिखते हैं। और 11वां है पांडव पुराण, यश कीर्ति लिखते हैं। 12वां है जिन दत्त चरित, लखन मुनि लिखते हैं। तो ये हो गया आदिकाल की अन्य रचनाएं। तो आज हमने किसको किसको देखा था? पहले हम देखे थे पुष्पदंत को। किसको देखे थे? पुष्पदंत को।